जहां तक दलित समाज के हित की बात थी, दोनों का उद्देश्य एक था, बाबा साहब का, जगजीवन राम बाबू का। हाँ, राजनीतिक राइवलरी तो आज भी रहती है, परिवार में रहती है, हाँ तो हाँ हाँ। राजनीतिक तो अलग थे। ये कह सकते हैं राजनीतिक रूप से वो अलग थे, अलग बाबा साहब अलग थे, जगजीवन बाबू अलग थे, लेकिन सवर्णों, ये आरक्षण की जब बात है, रिजर्वेशन की बात है, कमजोर तबके के लिए बात है, वो हमेशा प्रयासरत रहे बाबू जगजीवन जी। राम। नहीं। जगजीवन बाबू 1957 में जब रेलवे मंत्री थे, तो हम्म। कंट्री में सबसे पहला रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन उन्होंने दिया था रेलवे में। अच्छा। आप देखिए, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी बुक में लिखा है कि हम्म। 1957 में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण पहले पहले उन्होंने लागू किया था। अब बिना कैबिनेट के आदेश के, बाद में धीरे वे तो बाद में आया, अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के 15-16 आर्टिकल में भाई रिजर्वेशन इन प्रमोशन जरूरी है, इसको पहले दे चुके थे, तो ऐसा नहीं है, ख्याल रखते थे। आज का जो समय आ रहा, शिक्षित तो बन रहे, संगठित नहीं हो रहे, ना संघर्ष कर रहे हैं, चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक आरक्षण की हो। आजकल जो अधिकतर हमारे नेता लोग हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर टाइप बन गए, वो बोल नहीं सकते, पार्टी की लॉयल्टी उनके लिए सब कुछ है, समाज की लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है। तो समाज की जो बात करना चाहिए हमारा, इसलिए अभी भी बहुत कुछ करना है। बाबू जगजीवन राम जी ने भी बनारस में जो अपना भाषण दिया कि हमारे अपने लोगों से बड़ी नाउम्मीदी हुई है, क्योंकि हम्म। अपनी जो जिम्मेवारी ये लोग निभा नहीं रहे हैं, कोई जात छिपा रहा है, कोई हमारे वर्ग को भूल रहा है, जो जाते हैं सहायता के लिए उनकी नहीं सुनते हैं, ज्यादातर नौकरशाही लोग, इनकी प्रतिबद्धता है या तो अंतरजातीय विवाह करके ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। राजनीतियों के विषय में कहा कि ये तो पार्टी के समर्पित है, अपने समाज के प्रति इनकी उत्तरदायित्व नहीं समझते, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। स्मृति शेष, बाबू जगजीवन राम स्मृति शेष। आज 6 जुलाई बाबू जगजीवन राम का परिनिर्वाण दिवस। अंबेडकरनामा की ओर से आदरांजलि और इस अवसर पर बाबू जगजीवन राम के योगदानों को समझने की कोशिश है। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। जगजीवन बाबू पे जितना शोध होना चाहिए था आंकड़ों के साथ, शायद उस शोध रिसर्च नहीं हुआ है। और दलित के बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक हलकों में जगजीवन राम को एक अंबेडकर के बरक्स खड़ा करके देखने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि अंबेडकर अगर सैद्धांतिक पक्ष थे तो बाबू जगजीवन राम उसके व्यवहारिक पक्ष थे। और दलित मिडिल क्लास के फॉर्मेशन में जगजीवन बाबू की बहुत बड़ी भूमिका रही। क्या भूमिका रही है, यही समझने की कोशिश है। हमारे साथ एक खास मेहमान, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर डीजीपी ऑफ झारखंड, रमेश चंद्र कैथल साहब। उनकी एक संपादित किताब हाथ में है, मैकू राम स्मृति ग्रंथ। जो लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड से परिचित होंगे, मैकू राम जी के बारे में जरूर जानते होंगे। बहुत दबंग आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। और रमेश चंद्र कैथल साहब के बड़े भाई, दोनों भाई आईपीएस ऑफिसर रहे बिहार कैडर के। कैथल साहब ने जगजीवन बाबू के भाषण की एक बुकलेट निकाली है और 2 भाषण का, जहां तक मैं समझता हूँ, कलेक्शन है। एक बीएचयू में दिया गया भाषण और एक मद्रास में दिया गया भाषण। और कैथल साहब से ये जानना जरूरी है कि आखिर दलितों का शत्रु नंबर 1 कौन। जिस समय जगजीवन बाबू अपने क्लाइमेक्स पे रहे होंगे, उस समय कैथल साहब और इनके बड़े भाई मैकूराम साहब स्टूडेंट रहे होंगे। उस समय से अब तक दलितों की दिशा और दशा में क्या परिवर्तन है? क्या जगजीवन बाबू की वजह से दलितों का कुछ उत्थान हुआ या नहीं हुआ? या जैसे बहुत सारे लोग तरह तरह के आरोप लगाते हैं, उन आरोप में कितना दम है? इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ दलितों के लिए? ये तमाम मसले हैं जिस पर बात करने वाला हूं। और ये अम्बेडकरनामा की ओर से जगजीवन बाबू को समर्पित ये आदरांजलि, एक आदर वाला एपिसोड है। पूरा वीडियो देखते रहिएगा। सर, जय भीम, स्वागत है सर। जय भीम भाई, जय भीम डॉक्टर। चलिए, अब आपने पुस्तिका, बड़ा काम आपने किया है कि 2 महत्वपूर्ण भाषणों का आपने कलेक्शन निकाला। जरा दिखा दीजिए हमारे दोस्तों को।
हाँ, ये देखिए, ये पुस्तिका कल 6 जुलाई को जी। विमोचन कल होना है इसका। अच्छा। आज 5 जुलाई, कल उनकी पुण्यतिथि है, नहीं, बाबू जगजीवन ये राम की। तो जी, इस ये किताब कल ही वीडियो को, जाएगा, एक वीडियो कल जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए कि ये रिलीज हो रहा है। जी। हाँ, तो ये कल इसका विमोचन होगा, इस पुस्तिका का, पुण्यतिथि के जी। अवसर पर कानपुर में ही कल इसका जी। विमोचन किया जाएगा। और जी। जी। ये उनके दो ऐतिहासिक और कालजयी भाषणों का कलेक्शन है इसमें। अच्छा। एक 1983 में अप्रैल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जो के अवसर पर चेन्नई में जो भाषण दिया था, वो इंग्लिश जी, में अब था। पुस्तिका को रख दीजिए, पुस्तिका को रख दीजिए। हाँ। अच्छा, जी। तो ये मैंने दो भाषण जो जो मद्रास में दिया था, चेन्नई में उन्होंने इंग्लिश में दिया था, उसका हिंदी रूपांतरण इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। जी। और दूसरा भाषण दिसंबर में 83 में, 1983 में बीएचयू में दिया था, CST स्टूडेंट एसोसिएशन को जी। संबोधित करते समय। तो ये दोनों भाषण बहुत महत्वपूर्ण अपना एक भूमिका निभा रहे हैं। मैंने इनको पढ़ा है और मैंने जी। एक जिम्मेदारी समझा कि इसमें समाज के लोगों के अलावा सबसे ज्यादा नवयुवक विद्यार्थियों के लिए जो शिक्षा दी गई, संदेश दिए गए, और बाबा साहब के विषय में जो उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए, उन्हीं इन्हीं दो भाषणों को मैं एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में प्रकाशित करने कर रहा हूँ। ये समझता हूँ बाबू जगजीवन राम के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलियां होगी। कल जो मैं इसको विमोचन कराऊंगा, उनके श्रद्धांजलि के रूप में ये मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ये बुकलेट को। तो इसका शायद कुछ लोगों को सीख मिले कि नवयुवकों को जो उन्होंने प्रेरित उत्साहित किया, और जो हमारे जो नौकरशाही आजकल जो भटक गई है अपनी जिम्मेवारी से, सामाजिक जिम्मेवारी से, उसमें उन्होंने उनको बहुत सचेत किया था कि हमारे जो स्पेशली क्लास 1 अफसर हैं, ऑल इंडिया सर्विस में जाते हैं, अपने परिवार को, समाज को भूल जाते हैं, और जो उन्हें जिम्मेवारी निभानी चाहिए वो नहीं निभाते हैं। ये सब बातें इसमें रखी गई हैं। और उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि आप संघर्ष तो करना होगा, अच्छी पढ़ाई पढ़िए और आगे बढ़िए, और हर जगह संघर्ष है तो आप डटे रहिए संघर्ष पूर्ण। जैसे बाबा साहब ने इतने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया, बाबू जगजीवन राम भी काफी संघर्षशील रहे। तो इन्हीं दो महापुरुषों के संदेशों का संकलन इसमें किया गया है। मेरी छोटी सी कोशिश है कि शायद उनके संदेशों को कुछ सीख सकें लोग, उनको अपने जीवन में उतार सकें। तो मद्रास ये, वाले भाषण में क्या खास बात थी जी? बाबा साहब को कैसे याद कर रहे थे? हाँ, मद्रास वाले भाषण में वहाँ जो संबोधित किया, वहाँ केवल स्टूडेंट ही नहीं थे, समाज के अन्य वर्ग के लोग भी थे उसमें, नौकरशाह भी थे, समाज कार्यकर्ता भी थे, राजनीतिक भी थे। तो उसमें सबसे बड़ा जिक्र उन्होंने मीनाक्षीपुरम का जिक्र किया। उस समय 1000 दलित लोग मुस्लिम धर्म में अडॉप्ट किए थे, और उसी पर चर्चा हुई थी कि साहब जब बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा लिया, बौद्ध दीक्षा, तो इतने लाखों की संख्या में जो दीक्षा लिए थे, उस समय कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। और तमिलनाडु में भी बहुत लोग, दलित लोग बौद्धिस्ट बने, लेकिन तब भी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की गई सवर्णों द्वारा। लेकिन जब 1000 दलित मुस्लिम बन गए, तब प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि ये गलत हुआ। तो ये सब इसकी उन्होंने जवाब दिया बाबूजी ने कि नहीं, ये एक परिवर्तन की बात थी, और जिस विषमता मूलक समाज में कोई स्थान नहीं हो, मान सम्मान नहीं हो, भ्रातृत्व की भावना नहीं हो, उससे अच्छा कि दूसरे धर्म में जाया जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हालांकि जो
चाहे बुद्धिस्ट बनिए या ईसाई धर्म में जाइए, ये जात का जो असर है दोनों धर्मों में आया। मुसलमानों में जाए वहां भी हिंदू जात का असर पड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये व्यवस्था अभी चलती रहेगी, सुधार की जरूरत है, परिवर्तन की जरूरत है। इसीलिए उन्होंने कहा, बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक थे। और बनारस के भाषण में उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि आप मुक्त के अग्रदूत बनिए। आप अपने जैसे बुद्धा ने, लॉर्ड बुद्धा ने कहा था कि आप दीपो भव, तो अपना प्रकाश स्वयं बनो। कोई दूसरा आपको सिखाने बचाने नहीं आएगा, आपको स्वयं प्रयास करना होगा और कर्तव्य करना होगा। इन्हीं का जिक्र इस बुकलेट छोटी पुस्तिका में किया गया है। और मेच्छेपुरम का ज्यादा वहां जिक्र किया गया था। इसके बाद उन्होंने जिक्र किया उसी भाषण में कि जब SC ST स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन गुजरात में देने की बात आई थी, एडमिशन की, बड़ा वहां स्टेशन में हुआ था। वहां बाबा जगजीवन राम गए थे, 144 धारा लगी थी तब भी, पर वहां लोगों की बात सुनने गए थे, समस्या का निदान किया गया था बाद में, उसका जिक्र ज्यादा है। अब बनारस वाला भाषण उनका तो बहुत ही मार्वलस है, बहुत ऐतिहासिक है। बहुत बिंदुओं पर उन्हें सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश डाला, विद्यार्थियों पर, विशेषकर हमारा जो अभिजात वर्ग, नया बुद्धिजीवी वर्ग पैदा हुआ है, जो कि अपनी जिम्मेवारी को भूल गया है। बाबा साहब ने भी उससे निराशा व्यक्त किया था, जो आगरा में 20 मार्च 1956 को अपना भाषण दिया था कि हमारे लोगों ने ही धोखा दिया है और अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। इसी लहजे में, हेलो जी जी बोलिए ना, बोलते रहिए। हाँ, इसी लहजे में बाबू जगजीवन राम जी ने भी बनारस में जो अपना भाषण दिया कि हमारे अपने लोगों से बड़ी नाउम्मीदी हुई है, क्योंकि अपनी जो जिम्मेवारी ये लोग निभा नहीं रहे हैं। कोई जात छिपा रहा है, कोई हमारे वर्ग को भूल रहा है, जो जाते हैं सहायता के लिए उनकी नहीं सुनते हैं, ज्यादातर नौकरशाही लोग। इनकी प्रतिबद्धता है या तो अंतरजातीय विवाह करके ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। राजनीतियों के विषय में कहा कि ये तो पार्टी के समर्पित है, अपने समाज के प्रति इनकी उत्तरदायित्व नहीं समझते, अपनी पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं। इसी तरह से और जो पदाधिकारी लोग हैं वो धन संपत्ति अर्जित करने में लगे रहते हैं, अपना परिवार देखा, बच्चों को देखा, बाकी सामाजिक ऋण जो उनको अदा करना चाहिए उसको नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों से आगाह किया विद्यार्थियों की आप लोग ही कुछ सुधार ला सकते हैं, क्योंकि अभी जो अभिजात वर्ग हम लोगों में पैदा हुआ है, IAS IPS या और क्लास 1 सर्विसेज के लोग, ये लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रहे हैं। उसमें बहुत लोग IAS IPS के बैठे भी थे उस दिन बाबू साहब के भाषण के दौरान बनारस में जो दिए थे, उन्होंने संकेत भी किया था कि देखिए यहाँ बहुत से पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बहुत लोग तो अपना इंट्रोडक्शन अपने देने में कतराते हैं कि हम मजदूर बाप के बेटे हैं या फला जात के हैं, ये संकोच करते हैं। ये सब बातें अभी भी, जबकि हम जो आरक्षण के आधार पर आए हैं वो केवल अपने व्यक्तिगत तौर पर नहीं आए, अपनी केवल व्यक्तिगत विशेषता से नहीं आए हैं। हम चूंकि उस समाज के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए हमको आरक्षण की व्यवस्था दी गई बाबा साहब द्वारा। इसलिए हम समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेवारी है उसको एहसास करना चाहिए, निभाना चाहिए। इसमें हम लोग सफलता नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने नौकरशाहों को भी आगाह किया कि भाई आपकी जो जिम्मेवारी थी आप हट रहे हैं, और इसको जो भावी पीढ़ी है ये गलतियां नहीं करे। जो नवयुवक हमारे विद्यार्थी जो हैं, कुछ दिनों बाद लिख करके नौकरी पेशे में आएंगे, बिजनेस में आएंगे, राजनीति में आएंगे, जो नया बुद्धिजीवी वर्ग तैयार होगा वो अपनी जिम्मेवारी ठीक से निभाए। ये नहीं कि अपना समाज से कट जाए अलग और फिर वही रवैया अपनाए जो अभी तक लोग करते आ रहे हैं।
ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बनती है। बाबा साहब ने भी इस बिंदु पर बहुत आगाह किया, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज का जो समय आ रहा, शिक्षित तो बन रहे, संगठित नहीं हो रहे, ना संघर्ष कर रहे हैं। चाहे आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक आरक्षण की हो, आजकल जो अधिकतर हमारे नेता लोग हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर टाइप बन गए। वो बोल नहीं सकते, पार्टी की लॉयल्टी उनके लिए सब कुछ है, समाज की लॉयल्टी बिल्कुल नहीं है। तो समाज की जो बात करना चाहिए हमारा, इसलिए अभी भी बहुत कुछ करना है। समाज देखने को लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे आरक्षण की जो व्यवस्था है, अभी मैंने पढ़ा था एक सप्ताह पहले भी पेपर में आया था, मोबाइल में भी, कि जून में राज्यसभा में क्वेश्चन साउथ इंडियन एमपी ने रेज किया था कि लास्ट 5 ईयर से ऑल इंडिया सर्विसेज में कितने SC/ST का परसेंटेज अब तक प्राप्त हुआ है। तो ताजुब होगा, आप भी पढ़े होंगे शायद, कि 15% SC में तो करीब 7% हुआ, 8% SC का, 7 पॉइंट समथिंग में ST का 3% रिजर्वेशन, और जो पिछला वर्ग का है उसको 27% मंडल कमीशन के बाद जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, उसमें 13-14% हुआ। तो विगत 5 वर्षों का आंकड़ा राज्यसभा में रखा गया, और हमारे जो भाई लोग हैं, चाहे राज्यसभा के मेंबर हो या पार्लियामेंट के हो, विधान लोकसभा के, किसी ने कभी कोई प्रश्न नहीं, मुझे तो नहीं पढ़ा हो कि किसी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की हो। ये बहुत गंभीर मामला है सर। हाँ हाँ, आप कह रहे हैं कि जगजीवन बाबू ये कह रहे थे, और अभी भी सब पार्टी के अपने ज्यादा वफादार हैं समाज के प्रति, लेकिन जगजीवन बाबू क्या अपने पार्टी में रह के अपना एजेंडा आगे बढ़ाते थे, आवाज बुलंद करते थे? नहीं, देखिए, उस समय जब तक 71 तक, जब डिफेंस मिनिस्टर हुए, बांग्लादेश बना, पाकिस्तान से अपना युद्ध हुआ, थोड़ा थोड़ा मतभेद इंदिरा जी से शुरू हुआ था उनका, और 75 के बाद आते आते तो बहुत ही ज्यादा मतभेद हो गए। 4 बार उनको प्रधानमंत्री का मौका, 66 से लेकर 77 में, और 79 में उनको मौका मिला, 77 में 2 बार, 66 में 2 बार, 1 बार, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया था। और वो अपना एजेंडा, वो मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि हाँ, जगजीवन बाबू, चाहे कांग्रेस में भी तो दक्षिण पंथ और वाम पंथ, समाजवाद, सब तरह के लोग थे ना, तो जगजीवन बाबू SC/ST के मुद्दे पे मुखर रहे ना, बोले कि नहीं बोले वहां पे? और नौकरियों में आरक्षण का क्या हुआ, तमाम ये मसले हैं। एक नहीं, देखिए, जगजीवन बाबू पॉलिटिकल राइवलरी तो अलग मामला है जी। जगजीवन बाबू 1957 में जब रेलवे मंत्री थे, तो कंट्री में सबसे पहला रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन उन्होंने दिया था रेलवे में। अच्छा, आप देखिए, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी बुक में लिखा है कि 1957 में आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण पहले उन्होंने लागू किया था, अब बिना कैबिनेट के आदेश के। बाद में धीरे, वे तो बाद में आया, अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के 15-16 आर्टिकल में, भाई रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन जरूरी है, इसको पहले दे चुके थे। तो ऐसा नहीं है, ख्याल रखते थे। लेकिन आज के जो बाद में जब कांग्रेस से अलग हुए, तब थोड़ा पॉलिटिकली भी कमजोर आदमी हो जाता है, जो असर्टिव थे उस समय, वो नहीं कर पाए थे। लेकिन ये बात जरूर है कि बाबा साहब से शुरू में जो, अब तो बहुत बड़ी बात है कि बाबा साहब के खिलाफ इनको शुरू में कांग्रेसियों ने खड़ा किया था, उनको चैलेंज करने के लिए। लेकिन मुझे याद है, मैंने पढ़ा एक जगह कि ये बॉम्बे जाकर बाबू जगजीवन राम ने एक भाषण दिया था, अम्बेडकर साहब की तारीफ किया था, तो किसी ने मिले भी शिकायत थे की वो। महात्मा गांधी जी से, और महात्मा गांधी ने अध्यक्ष राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद जी को चिट्ठी लिखा था कि भाई बताइए क्या बात है। तो उन्होंने उनको जवाब दिया था, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वहां से लोगों ने उन पर शंका व्यक्त किया था, कांग्रेसियों ने, कि अम्बेडकर के फेवर में क्यों बोला इन्होंने। तो जहां तक दलित समाज के हित की बात थी, दोनों का उद्देश्य एक था, बाबा साहब का, जगजीवन बाबू। हाँ, राजनीतिक राइवलरी तो आज भी रहती है, परिवार में रहती है। तो हाँ, राजनीति
अलग थे, ये कह सकते हैं। राजनीतिक रूप से वो अलग थे, अलग बाबा साहब अलग थे, जगजीवन बाबू अलग थे, लेकिन सवर्णों, ये आरक्षण की जब बात है, रिजर्वेशन की बात है, कमजोर तबके के लिए बात है, वो हमेशा प्रयासरत रहे बाबू जगजीवन राम। नहीं, ये एक सवाल सर ये है, मैंने पढ़ा, चाहे कई खास तौर से मैं तेलंगाना आंध्रा जाता हूँ, उधर देखता हूँ तो वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं जगजीवन बाबू को, इसका मतलब कि वहां पे लोग याद करते हैं। लेकिन उत्तर भारत में एक ऐसी हवा चली कि जिसमें लोगों ने सिर्फ ये फैलाया कि भाई जगजीवन राम ने धोखा दे दिया और बाबा साहब के खिलाफ कई हो गए तो वो हो गए, तमाम उनको जैसे क्या क्या कहा जाता है आप सब जानते हैं। क्या ये तथ्यपरक बात है कि वो धोखा दे देखिए, दिया कि जो पूरी नौकरी में आरक्षण लगी वो किस समय लगी? वो तो उसी समय लगी ना। बाबा साहब 56 में परिनिर्वाण हो गया उनका, उसके बाद तो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, तमाम ऐसे मसले थे। आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने देखा होगा सब उस समय, आप यंग यंग रहे होंगे, आपका अनुभव क्या कह रहा देखिए उस समय तो हम लोग 57 में पढ़ रहा था, 57 की बात जो कह रहे हैं, है? तो नहीं, हम 70 के दशक लोग में आइए ना, जब आप बीए में पढ़े होंगे। जब मैं बिहार आया, ज्वाइन किया, तो भाई साहब उस समय एसपी हुआ करते थे, मैं प्रोफेशनल ज्वाइन किया था, वो 61 बैच आईपीएस थे, मैं 77 बैच। जी। तो ये बात जरूर आती थी। भाई साहब एक बार मिले थे उनसे कि हम लोग भी राजनीति में आना चाहते हैं, तो उन्होंने हम्म। साफ साफ कहा कि भाई ए, हम लोगों को आईएएस आईपीएस नहीं समाज का मिल पाएगा, जब नेता बनाने की जरूरत होगी तो हाई स्कूल पढ़ा भी हम लोग खड़ा कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों की हम्म। जरूरत है, आप लोग अपनी भूमिका निभाइए, अभी इधर नहीं हम्म। सोचिए राजनीति में जाने की। ये उस समय की बात है जब भाई साहब एसपी रैंक में थे, आरा जिले के रहने वाले, तो उनकी फर्स्ट पोस्टिंग भाई साहब की आरा जिले में हुई थी एज प्रोबेशनर, तो उस समय हम्म। किया करते थे। तो सलाह थी विद्यार्थियों के लिए कि भाई ठीक है, आप राजनीति में जा सकते हैं, लेकिन आईएएस आईपीएस भी ब्यूरोक्रेसी मेन, तो क्योंकि नियम कानून तो लागू ब्यूरोक्रेसी करती है ना, तो यहाँ भी लोगों हम्म। की जरूरत है, इसका बहुत महत्व है। अब अब हमारे भाई लोगों को जिम्मेदारी नहीं निभाए अलग चीज है, अपनी पदों का उपयोग न करके दुरुपयोग करें वो अलग चीज है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि उनको एहसास होना चाहिए। आज जो इंटर कास्ट मैरिजेस भाई लोग कर रहे हैं, हायर क्लास में अपने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और वो अलग थलग हो जाते। कहा कि हम्म। भाई बहुत अभी जरूरत है अथक प्रयास से, बाबा साहब ने जो एक सामाजिक परिवर्तन लाए हैं, वो बहुत कुछ बदलाव आया है इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन बहुत कुछ अभी भी भेदभाव समाज में चल रहा है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आप देहात में चले जाइए, अदर पेपर में निकलता रहता है, वहाँ राजस्थान में घटना हुई कि भाई दूल्हा जा रहा है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जा रहा, मध्य प्रदेश में रिसेंट घटना, पानी पीने को लेकर घटना, ये सब अभी भी छिटपुट घटनाएं होती हैं। तो सामाजिक परिवर्तन जो बाबा साहब ने अनुमान लगाया था कि आएगा, लेकिन वो अभी बहुत दूर है, उतना परिवर्तन नहीं आया है। और इसमें सबकी भूमिका की जरूरत है, नौकरशाह हो, राजनीतिक हो, या समाज में जो लोग हैं, या बिजनेसमैन हैं, सबको अपनी अपनी भूमिका निभाना है और संगठित होना है। अभी मैं देख रहा हूँ हमारे समाज के लोग विभिन्न जातियों में उपजातियों में बटे हुए, संगठन क्या, अपने खेमे में अलग अलग हुए। अभी के सिनेरियो देखिए ना, कंट्री में क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी की समस्या, और जो आंकड़े बता रहे हैं कोई ऐसा नहीं कि भूखमरी की समस्या, बहुत चीजें हैं जो कि अभी भी देश बहुत पीछे, भले आगे नाम रोशन हो रहा हो कि इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस किया है नो डाउट, लेकिन अभी भी अब हम देख रहे हैं कि लोग इनसिक्योर फील कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी में हमारे लोग जो हैं कोई बोल नहीं सकते, हम्म। पॉलिटिशियन कि गलत हो रहा है यहाँ, नियम के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही ठीक से, तो ये अभी सब बातें चल रही। इस समय तो फियर साइकासिस टाइप के लोगों में, हमारे लोगों ब्यूरोक्रेट नौकरशाह हैं जो हिम्मत नहीं करते बोलने की। हम लोग जो एसपी है उस रैंक में थे,
अपने पीरियड में ऐसी माहौल नहीं था, और इंस्पायर भी करते थे पॉलिटिशियन भी, जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर थे बैक करते थे, ऐसा नहीं थे कि बोल नहीं सकते था। अभी तो कोई हिम्मत नहीं करता बोलने की। ये स्थिति चाहे बिहार की, झारखंड को या यूपी में देख रहा हूँ। आप हिम्मत कर सकते हैं कि गलत हो रहा तो गलत कहिए उसको। अभी का माहौल बहुत, मेरी समझ में बहुत जो है बहुत गलत चल रहा है, और इसमें नौकरशाही तो पंग एकदम होती जा रही है। जो असर्टिव होना चाहिए था कि नियम कानून के अनुसार उसको काम करना चाहिए था, अभी मुझे लगता है ये बहुत दूर की बात है सुधार आना, बल्कि डिटरेशन होता जा रहा है। जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, अभी हमारे लोग तो शिक्षा से, जो प्राइमरी की जो हालत है एजुकेशन की, मुझे लगता है 30-40 साल पहले जो हम लोग विद्यार्थी थे वही स्थिति आ रही गाँव के देहात। हायर एजुकेशन में बच्चे हमारे लोग नहीं जा पा रहे हैं। बहुत कारण है उसमें, एजुकेशन मेन है। शिक्षा को अगर ठीक से दलितों का शत्रु नंबर 1 कौन? सवाल तो यही है। शत्रु नंबर 1 तो भाई हम लोग क्या कहे, 1 नंबर किसको कहे। मैं अपने में हम लोग खोजे हैं तो अपने में बहुत लोग मिल जा रहे हैं टांग खींचने वाले। किसको कहे शत्रु भाई? शत्रु नंबर पॉलिसी 1 को तो लेकर जिस समय आप लोग नौकरी में आए, अब तो नौकरी ही नहीं है। वही कह अब रहा हूँ सब कि कुछ अब तो नौकरी नहीं मिल रही है। कि जो प्रोड्यूशन हो रहा है तो सिंक करती रहे, नौकरियां सीमित होती जा रही हैं, और ये स्थिति अच्छी नहीं है देश के लिए। संविधान में के अनुसार जो अवसर की समानता मिलनी चाहिए, स्टेटस की समानता, वो नहीं मिल पा रही है। जगजीवन बाबू से आप कभी मिले थे या कोई संस्मरण है आपको याद? हाँ, जगजीवन बाबू का 2 बार मैं एएसपी प्रोफेसर था मोतिहारी में, तब एक बार विजिट किए, सर्किट हाउस पूरा खाली कराना पड़ा था, तो वो आए थे। उस दिन तो नहीं मुलाकात हुई। मैं एक और एसडीओ थे, वो भी शेड्यूल कास्ट के थे, दोनों सर्किट हाउस में रहते थे फैमिली से, एक एक कमरे में, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर मिला नहीं था, नए नए गए थे। तो बाबूजी और उसके बाद इंदिरा जी एक बार गई थी, तो दोनों बार सर्किट हाउस खाली कराया गया था। हाँ, 84 या 5 में, हाँ 85 में बाबूजी जब पटना आए थे, उस समय मैं एसपी हुआ करता था। एक बार मुझे पटना आना तो पता चला बाबूजी आए तो मैं मिलने गया था। तो काफी लेकर बड़ा बल्कि बॉडी थी उनकी, बातचीत किया, प्रणाम पाती हुई, ज्यादा डिटेल नहीं, थके हुए थे और काफी भीड़ थी, तो मैंने उनसे मिला था। उस समय ज्यादा तो, अब इतना भाई इतना ऊंचा व्यक्तित्व था उस समय, हम लोग वो उनके लिए बहुत छोटे थे, लेकिन उनके दर्शन किया, बातचीत किया साथ में, और थके से थे, स्टिक्स लेकर चल रहे थे, बल्कि बॉडी थी। उसके बाद तो बाबूजी खैर दिल्ली आ गए, तो उसके बाद तो बीमारी चलते रहे, और उनका जैसा तो इंटर, हाँ भाई साहब उनसे मिले थे, कई बार मिले थे, मैं नहीं मिल ये जो पाया था। आपने पैम्पलेट छापा है, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? पैम्पलेट ये जो अभी ये छापा है आपने। हाँ, एक्चुअली ये राजेंद्र जी, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी ने 2 आर्टिकल मुझको भेजा था। वैसे मैंने किताब भी पढ़ा था राजेंद्र जी की, बाबू जी। जगजीवन पर जो लिखा है, वो किताब पढ़ा था, उससे काफी प्रेरित हुआ था। और इनके जो 2 भाषण भेजा उन्होंने, उनको मैं किया था राजेंद्र जी को, कि भाई इसमें इतनी बहुत चीजें हैं, केवल अपने समाज की बात नहीं है, मतलब पूरे वर्ण व्यवस्था की बात है, सामाजिक व्यवस्था पर उन्होंने काफी प्रहार किया, जो विषमता मूलक समाज है, और जो नवयुवकों को प्रेरित किया। इसलिए मैंने समझा कि, और हमारे ज्यादा था IAS IPS, हमने बिहार में देखे 2-3 हमारे भाई लोग IAS इंटरकास्ट मैरिज किए हैं, अब बाद में वो टेम्पो से चल रहे हैं, बीवी गाड़ी से चल रही है, ये हालत थी उन लोगों की। तो मैंने देखा 2 एग्जाम उन्हें मालूम है, एक 2 IAS का, एक IPS का, कि वो हालत है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे नौकर साहब जो पढ़े इस बुकलेट को, इसमें बहुत संदेश बाबूजी ने दिया है, और विद्यार्थी के भी, नौकरशाहों के लिए भी, समाज के हर वर्ग के लिए। जी जी। और हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है भाई, बात सब जगह है, तो सुधार आना चाहिए।
उनके उनके पास तो सभी वर्ग के लोग जाते थे, हर जाति के लोग जाते थे। इतना उनका इतना महान दिल था कि वो समय भेदभाव की बात कुछ होती ही नहीं थी। तो और चूंकि बीएचयू के प्रोडक्ट थे वो, इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी वहीं के थे। जब बाबूजी भाषण दिए थे वहां, उस समय अध्यक्ष थे स्टूडेंट एसोसिएशन के इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद वहीं में। इसीलिए उन्होंने मुझसे बात भी किया और उन्होंने भेजा, मैंने रिक्वेस्ट किया भाई लाइए इनके भाषण को, मैं बुकलेट के छोटी पुस्तिका के रूप में यहाँ देता हूँ। कानपुर में हालांकि दो संबंध थे, उनके समधियाना भी था, ससुराल भी थी, लेकिन भाई लोगों को यहाँ जो आप सही कह रहे हैं कि अमृतराज ज्यादा है, बाबूजी को के विषय में लोगों को उतना उत्साह नहीं दिखा। अभी जब मैं आया, उनकी राजेंद्र जी की किताब दिखाया लोगों को, तब उन्होंने पढ़ा कि नहीं भाई, जो लोग समझते थे अम्बेडकर के खिलाफ, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक तरह से पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए तो ऐसी बात नहीं है। शुरू की बात थी, पॉलिटिकल रीजन से दोनों एक दूसरे के अलग थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इनको रियलाइज करते रहे बाबूजी की इतना भेदभाव हो रहा है विद इन द पार्टी भी, तब अम्बेडकर जी के विचारों से सहमत होते रहे वो। और यहाँ भाई लोग ठीक से पढ़ा नहीं अभी भी। यहाँ जो हम देख रहे हैं कानपुर के साहब, यहाँ कई बार बाबूजी आए थे, जगजीवन बाबू, तो लोग संपर्क में बताए कि हम उनके भाषण को अटेंड करते थे। बांग्लादेश वार के भाषण जो 71 में दिए थे, हम इलाहाबाद में स्टूडेंट थे, मैं उनके भाषण को टंडन पार्क में खुद सुना था। काफी क्लैपिंग हुई थी, डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उस समय उनका भाषण सुना था इलाहाबाद में, तो जब पढ़ रहा था मैं उस समय। जी हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। और बधाई आपको, आपने परिश्रम करके उनके भाषण का संकलन निकाला। और दोस्तों, आरसी कैथल साहब हैं, लगातार इनसे अब संपर्क में रहूंगा और कोशिश करूंगा कि अम्बेडकरनामा पर लगातार वो आए और बोले। ये एपिसोड जगजीवन बाबू स्मृति श्रेष्ठ अम्बेडकरनामा की ओर से आदरांजलि। पूरा वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। इतिहास के तथ्य आपके सामने होने चाहिए। बाबूजी अम्बेडकर के खिलाफ नहीं थे, एक दूसरे के विरोधी नहीं थे, वो अम्बेडकर के एक्सटेंशन थे। इसको ऐसे सोचे और समझे जाने की जरूरत है। पूरा वीडियो देखते रहिए। शुक्रिया। जय भीम। जय भीम भाई, जय भीम, जय भीम।